आपने ठीक पढ़ा। वाई रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड। रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल तो थॉमसन मॉडल को फेल किया था, जहाँ पे ये कहा गया था इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मेरे एटम में है जिस तरीके से बीज तरबूज में। वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने दिया था। रदरफोर्ड मॉडल ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो एटम है 95% इम्पटी है। 95% इम्पटी होने के कारण उसका बहुत ही थोड़ा मास किसी रीजन में स्थित है और किसी रीजन में सिचुएटेड है। बहुत थोड़ा मास मतलब कि बहुत थोड़े रीजन में कुछ मास सिचुएटेड है और वही मास उस पूरे एलिमेंट का एंटायर मास होता है और वही मास डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें तो बताई, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इस एटम में सिचुएटेड है, किस तरीके से स्थित है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर सभी प्लैनेट्स घूमते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप लिंक को देख लीजिए। तो इस तरीके का उन्होंने बताया। अब दोनों का कंपैरिजन करने में, अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का कि भाई सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? एक मल्टी लेवल मतलब कि एक गिगेंटिक प्लैनेट है, मतलब कि बहुत वास्ट लेवल पे है, और एक बहुत स्मॉल माइक्रो लेवल पे है। तो जब प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसके अक्रॉस जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और दोनों का फॉर्मूला अलग है। देखते हैं कैसा अलग है। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कुछ इस तरीके का लगता है। ये सोलर सिस्टम है, यहाँ पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एफ जी से इसको डिनोट करते हैं, एफ जी से। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? यह हम सबने पढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, फिजिक्स में पढ़ते हैं। वैसे फिजिक्स में एक चैप्टर है, मैं जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको जब वो टॉपिक आएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कितना होता है? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी यहाँ पे क्या है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m1 और m2। m1 सन का मास है, m2 प्लैनेट का मास है, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जिस दो चीज़ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालते हैं उस दो चीज़ का मास है ये, और ये आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फॉर्मूला होता है। डिटेल डेरिवेशन फिजिक्स में, अभी इतना जान लीजिए। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये m1 m2 जिस दो के बीच हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, और आर स्क्वायर डिस्टेंस। यही चीज़ अगर हम माइक्रो लेवल पे कहें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के साथ, ये न्यूक्लियस, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है किसी, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, किसी स्पेसिफाइड ऑर्बिट पे ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, हो सकता है आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, फॉर्मूला सिर्फ देख लीजिए क्या है, ठीक है। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के आपका कांस्टेंट है और ये Q1 Q2 दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का चार्ज, और आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम।
ठीक है। तो जो मेरा प्लैनेट है, प्लैनेटरी मोशन, सोलर सिस्टम का मॉडल है, वह जो है Gm1m2/r², इससे गवर्न होता है। और जो मेरा ये माइक्रो लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के साथ है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक K(Q1Q2)/r²। ठीक है, ये कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज और r² डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल, जिसमें हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। तो ये बात है जो कंपेयर किया था उन्होंने। लेकिन इस पे सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी का क्या। आपने तो ये बताया कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है आपके किसी भी एलिमेंट में। एटम है, एटम के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है ये आपने बताया। आपने ये बताया इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसा रहेगा, उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कोई उसकी एनर्जी होगी, इसी के बारे में बात करना चाहते हैं, एनर्जी के बारे में। चलिए देखते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया सोलर सिस्टम और माइक्रो लेवल पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये मेन बात है। अब चूंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल जी के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स में मैं बताऊंगा, बस आप नोट कर लीजिए वे कहते क्या है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ये इन्होंने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बहुत स्टडी की है। और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था मैं लिखता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें यह कहा था कि व्हेनेवर, जब भी whenever any charged particles is in acceleration, जब वो मोशन कर रहा हो किसी चीज़ के अलोंग, अगर वो एक्सेलरेशन में है, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो चाहे वेरिंग एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन में है तो वह क्या एमिट करेगा, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मूवमेंट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है किसी भी चीज़ के अराउंड या किसी भी पाथ के अलोंग, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा। इसका मतलब है वह एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी रिलीज करने के कारण उसके मोशन में कमी आएगी। बताता हूं कि इसको मैंने इलेक्ट्रॉन से कैसे जोड़ा। एनर्जी रिलीज करने के कारण उसके मोशंस में कमी आएगी, उसके मोशंस में कमी आने के कारण वह स्टेशनरी होने लगेगा। मतलब कि वह एनर्जी लूज करके स्टेशनरी पॉइंट में ये कह सकते हैं, मतलब कि वो अपने रेस्ट पे जाने लगेगा, मोशन पे नहीं रह जाएगा, मोशन से वो रेस्ट की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, मोशन मतलब कि उसका मोशन कम होता जाएगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा और रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट मतलब कि वह स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बाद में है। एनर्जी रिलीज के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में बाद में कि एनर्जी रिलीज करने के बाद कोई भी चीज़ किस तरीके से स्टॉप हो जाती है, मोशन नहीं करती है। मैक्सवेल सर ने यह कहा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर किसी पाथ के क्रॉस
अगर वो अपने मोशन के दौरान एसेलरेशन करता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा ही करेगा। ठीक है, ये चीज़ नोट करके रखिएगा। अब आगे बताते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया। अभी तक मैं थोड़ा सा बता रहा था, इस आपको बताने के लिए थोड़ा सा आपको पूरा तरीके से डिटेल बता रहा था क्या क्या चीज़ होती हैं। अब आपको समझ में आएगा रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ। अब रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा था वो जानते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा था, न्यूक्लियस के अराउंड किसी फिक्स्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा होगा, इतना ही बताया था, उसके बाद नहीं बताया था। उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि एटम के अंदर अरेंजमेंट किस तरीके से है। जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है इसमें ये सवाल उठा कि जैसे कि मैक्सवेल सर ने कहा था, अभी मैंने जो बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन मोड में हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब इसकी बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये न्यूक्लियस है। अब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये इसके अराउंड मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। ये इसके अराउंड मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्बिट पे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। चलिए मानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इस पे फोर्स कौन कौन लगेंगे? एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाऊंगा जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा। एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स जो इसको इस ऑर्बिट पे बनाए रखता है, ये दोनों फोर्स जो है इसको इस ऑर्बिट पे बनाए रखता है। एक अंदर की ओर लगता है, एक बाहर की ओर लगता है, दोनों कैंसिल आउट होके इसको इसमें बनाए रखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये लगता है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं वी वेक्टर से। वी वेक्टर के पास क्या होता है? वेलोसिटी की कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी हम मानेंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। भले कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज हो रहा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं जानते तो जान लीजिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको ये भी लिख सकते हैं A इक्वल टू dv बाई dt, यानी वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है वही एक्सेलरेशन है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ भले इसका मैग्नीट्यूड मेरा ये कांस्टेंट हो, भले मेरा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रहा है। कैसे? अभी ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इधर डायरेक्शन में है, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर आप डायरेक्शन मानते हैं, इसे मानिए आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन मानते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? साउथ पे। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ईस्ट पे हो गया। डिफरेंट कलर से दिखाते तब अच्छा लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ईस्ट हो गया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया
इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बदलते जा रहा है, वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड का कोई सवाल नहीं है, सवाल किसका आ जाता है, डायरेक्शन का। यानी वेक्टर में मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा है लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रहा है, मतलब कि वेलोसिटी वेरी कर रहा है लेकिन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये हम कह सकते हैं velocity varying with constant magnitude, velocity varying with constant magnitude, constant magnitude के साथ वैरी कर रहा है मेरा वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी मेरा कांस्टेंट ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इतना तो पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, इसको रफ करना पड़ेगा आगे की बात बताने के लिए। इतना मालूम चला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। फिर से वो डायग्राम बनाता हूँ। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मैक्सवेल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। मैक्सवेल क्या कहते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी के पाथ के अराउंड किसी भी पार्ट के अलोंग मूव करता है एक्सेलरेशन से, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिंग हो, क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट्स एमिट्स वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करना चालू कर देगा। अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो मतलब एनर्जी लूज करेगा। रेडिएशन एमिट करेगा मतलब एनर्जी लूज करना ही करना है उसको। एनर्जी लूज करेगा तो क्या वो उसी पाथ पे घूमता रहेगा उसी एक्सेलरेशन के साथ। जब एनर्जी ही मतलब कि अगर इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे कोई फिक्स एनर्जी तो होगी। कोई फिक्स एनर्जी तो होगी यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे घूम रहा है। कोई भी चीज़ घूमता अपने आप तो नहीं घूमता है। जैसे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो वो तो इसको कांस्टेंट बनाए हुए है, लेकिन इस ऑर्बिट के अराउंड घूमने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए। ये एनर्जी लेवल की बात मैं आगे बोर्ड मॉडल में पढ़ाऊँगा, लेकिन डिटेल एनालिसिस पढ़ाऊँगा। बस इतना आप यहाँ पे जानिए, इसको घूमने के लिए कुछ ना कुछ ताकत चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए मूवमेंट करने के लिए। लेकिन अगर लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेलरेशन के कारण होता रहा, रदरफोर्ड मॉडल की खामी बता रहा हूँ, ड्रॉबैक कि रदरफोर्ड मॉडल सर ने कहा था रदरफोर्ड सर ने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन मैक्सवेल के अनुसार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिंग एक्सेलरेशन से मूव करता है। एक्सेलरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, तो इस फिक्स्ड ऑर्बिट में वह स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसी में नहीं घूमता रह पाएगा। तो क्या होगा, ये घूमते घूमते एनर्जी एमिट करेगा, ये इधर आएगा, एनर्जी एमिट करते न्यूक्लियस में समा जाएगा, बन जाएगा थॉमसन मॉडल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर घुस जाएगा, वाटरमेलन मॉडल का बन जाएगा।
ये घूमते घूमते इस तरीके से इधर घुस जाएगा। एनर्जी लूज करते 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 इतना लूज कर जाएगा, रिस्ट पे आ जाएगा, प्रोटॉन में घुस जाएगा और बन जाएगा थॉमसन मॉडल। तो रदरफोर्ड सर का जो ड्रॉबैक्स है ये है कि जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा घूम रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, वहाँ पे घुस गया, तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे रहा? आप कैसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही? ये गलती किया आपने। चलिए बताया कि अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स कैसा है, लेकिन ये भी चीज़ आप बताने में फेल रहे। तो इन्होंने क्या चीज़ नहीं बताया? स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बताई, उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, और फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रही है तो उसकी एनर्जी हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने बताया सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर उनके अनुसार देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है शायद, तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा लेकिन स्टेटमेंट दिख जाएगा, ठीक है? छोटा बोर्ड है, चलिए लिख लीजिए। दिख रहा है ना सर? हाँ, तो आप यहाँ पे लिखिए कि if Rutherford model of atom followed, if Rutherford model of atom followed, then if Rutherford model of atom followed, then according to the Maxwell, electrons emits electromagnetic radiation, hence electron will slowly emits radiation lose its energy and finally goes into the nucleus and behave as J.J. Thomson model, which Rutherford sir himself proved wrong by his alpha particle scattering experiment। याद रखिएगा, मतलब ये कि अगर रदरफोर्ड सर की बात को माना जाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा और जे.जे. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ट्रू हो जाएगा। जैसा उन्होंने कहा था, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहता है प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन एक तरह का पूरे तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है यूनिफॉर्मली, और इलेक्ट्रॉन उसमें इस तरीके से एम्बेडेड रहता है जैसे वाटरमेलन में काला काला बीज एम्बेडेड रहता है, ठीक है? तो रदरफोर्ड मॉडल का जो इलेक्ट्रॉन्स घूमने का जो उन्होंने जो तर्क दिया था
वो रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ही नहीं बनती वहाँ पे। तो ये रदरफोर्ड मॉडल के ये ड्रॉबैक्स हैं कि आखिर रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ। तो ये रदरफोर्ड मॉडल के फेल होने पे वीडियो था। आगे मैं बोहर मॉडल शुरू करने वाला हूँ। तो बोहर मॉडल के लिए आपको यहाँ तक पूरी तरीके से अच्छे से आना चाहिए। जितना मैंने 11, 12 वीडियो, 13 वीडियो जो भी बनाया है, वो अगर आप अच्छे से जानेंगे तभी आप बोहर मॉडल के बारे में जान सकेंगे कि बोहर मॉडल का डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ मैं। उसके बाद एसपीडीएफ के बारे में एक एक चीज़ बताऊँगा, एनर्जी लेवल के बारे में बताऊँगा, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। और आपका इतना अच्छा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कर दूंगा कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत लगा लें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, एंजॉय इट। एंड हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अगर कोई डाउट हो करते रहिए। और अब जितना शेयर कर सके उतना बेहतर है, क्योंकि तभी आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स को भी ये सारी नॉलेज मिल सकेगी जो 11th और 12th में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।